इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोसाद के मुख्यालय पर हुआ हमला। ईरान के हमले में मोसाद को टारगेट किया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को टारगेट करने के लिए जानी जाती है, उसके हेडक्वार्टर पर अटैक किया है ईरान ने। तो मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है और इजराइल इन सारी खबरों को डिनाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हमला बोला गया है मोसाद का मुख्यालय, उस पर हमले की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और तेल अवीव में ये मिसाइल अटैक हुआ है और लगातार अपडेट जी न्यूज़ आपके साथ मौजूद है। जो हालात हैं महायुद्ध के, उस पर अपडेट्स दे रहा है। ईरान ने मिसाइल को दागा था और दावा किया कि जो मोसाद का मुख्यालय है, जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसको हमने तबाह कर दिया है। देवनाथ साहब, मोसाद जो कि हाल में नसरुल्लाह हो या फिर हानिया, दोनों की मौत के पीछे अहम वजह जो मोसाद की जानकारियां जुटाई गई है, इंफॉर्मेशन वॉर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया है ईरान ने। जी हाँ, इजराइल के अस्तित्व के समय से यानी 1948 के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी दुश्मन देश ने सक्सेसफुली मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। देखिए, उसकी लोकेशन तो मालूम है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लोकेशन दिखाई दे जाती है। दूसरी बात यह है कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स में इतनी बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोगों का इंटरोगेशन हुआ है। वेस्ट बैंक से पकड़ के ले जाते हैं उनको, मोसाद के हेडक्वार्टर में इंटरोगेशन करते हैं कि उसकी लोकेशन पहले ही पता थी। लेकिन मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो जमीन के ऊपर जितना है, 6 मंजिली, वो जमीन के नीचे भी उतना है। तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। तस्वीरों को भी अगर आप डिस्क्राइब करें, आप हमसे बेहतर बता पाएंगे कि ये किस तरह से अटैक किया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जब गिरता है तो ऊपरी बिल्डिंग के ऊपरी स्ट्रक्चर को ही क्षति पहुंचाता है, लेकिन जो उनका जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है वो महज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उनका जो सेंसिटिव एरिया है, जहां खुफिया जानकारी होती है या जहां पर खास से तरह से रणनीति तैयार होती है, वो बेसमेंट में है, -3 -4, वहां तक ये वॉरहेड नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहा है। ईरान के हमले पर अब इजराइल कैसे विनाशक बदला लेगा, उस पर नजर होगी, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से हम बता रहे थे आपको, इसको डिस्क्राइब कर रहे थे। हमारे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल है। शुक्ला जी, मैं चाहूंगी आप डिस्क्राइब करें। मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान ने दावा किया कि हमने बड़ा प्रहार मिसाइल से किया। ये तस्वीरें मैं चाहूंगी आप भी बताइए, समझाइए। बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके। भले उसके अंदर क्षतिग्रस्ती कम हुई है, ज़्यादा हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ईरान ने सक्सेसफुली मोसाद के हेडक्वार्टर पे टारगेट किया है। बिल्कुल, तो ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है। मोसाद जो जिसके बारे में मशहूर है कि इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगाने से पहले इंफॉर्मेशन जुटाने का काम मोसाद करता है। मोसाद के एजेंट जाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इजराइल के दुश्मनों को मारते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं और ये कहीं ना कहीं लोक कथाओं का हिस्सा, एक तरह से फोकलोर का हिस्सा है इजराइल में। और ऐसे में इजराइल के उसी मोसाद को टारगेट करके कहीं ना कहीं ईरान ने मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि चाहे मोसाद हो या फिर उनका वो एयरबेस जहां पर F-35 लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं, उन सभी जगहों को टारगेट किया गया है। और यह बताने की कोशिश की गई है, यूएनजीए में कुछ दिनों पहले जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का कोई भी इलाका हमारी जद से बाहर नहीं है, तो यहां ईरान ने यह भी जताने की कोशिश की है त्रिपाठी साहब कि इजराइल के जो ठिकाने हैं वो भी ईरान की मिसाइलों की जद से बाहर नहीं है। जी बिल्कुल, सिर्फ ईरान ने नहीं, आपको याद होगा कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के पहले इन्होंने, हिजबुल्लाह ने भी ये कहा था कि हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं और हम इजराइल में कहीं भी डाल सकते हैं और पूरा इजराइल हमारी जद में है। और वो था भी, कई जगह उनके हमले हुए और कई जगह उनके मिसाइल गिरे भी। तो अब ये वार ऐसी स्थिति में आ गई है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सारे इंस्टॉलेशंस के बारे में जानते हैं और एक दूसरे पे अंतिम सीमा तक वार कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि ये लिमिटेड वारफेयर होगी, ये बहुत लोकलाइज्ड होगी, बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंड। क्या ये लिमिटेड वॉरफेयर, देवनाथ साहब, क्या ये लिमिटेड वॉरफेयर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है उस तरह की होगी? क्योंकि वहां तो दोनों के देशों की सीमाएं सटी हुई है आपस में, आप ग्राउंड ऑफेंस भी कर सकते हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के साथ तो ऐसा है नहीं, यहां तो हवा से एक दूसरे पर अटैक होगा।
ईरान ने पिछले हफ्ते OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सारे कंट्रीज को इनवाइट किया था, लेकिन मीटिंग के बाद शायद कोई भी मुस्लिम देश, अरब देश या पर्शियन गल्फ का जो देश है वो ज़्यादातर जो है या सुन्नी है या अमेरिका के प्रभाव में है, तो उनमें से कोई भी ईरान के साथ इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हम देखें देश हैं जैसे कि एर्दोगन है तुर्की में, उन्होंने इजराइल को धमकाया है और थोड़े बहुत ट्रेड सैंक्शन लगाए हैं, लेकिन वो नेटो के मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। तो एर्दोगन भी इस वक्त शायद खुलेआम इजराइल के ऊपर कोई हमला करने में मदद ना करे। ठीक है, इन सब के बीच देवनाथ साहब हम आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो हमला किया गया है उसमें ईरान की ओर से 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। बैलिस्टिक मिसाइलें और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि हवा में, आसमान में वो ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से चलती हैं और ये मिसाइलें इजराइल में कई जगहों पर गिरी हैं। 500 रॉकेट भी दागे गए हैं, यानी कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम को ओवरवेल्म करने की कोशिश की गई है, यानी आयरन डोम सिस्टम से उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा यहां पर प्रोजेक्टाइल्स दागी गई हैं ताकि यहां जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ये क्या स्ट्रेटजी थी? 500 रॉकेट भी दागे गए हैं शुक्ला साहब और साथ साथ मिसाइलें भी दागी गई हैं। रॉकेट दागने का मकसद क्या यही था कि आयरन डोम को एंगेज कर दिया जाए, ओवरवेल्म कर दिया जाए और फिर मिसाइल अटैक किया जाए? बिल्कुल, जब हम इजराइल की एयर डिफेंस की बात करते हैं तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आयरन डोम। आयरन डोम की कहानी है कि वो शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन उसके बाद एरो 1, 2, 3 आता है और लास्ट में डेविड स्लिंग आता है। तो डेविड स्लिंग है वो हाइपर मिसाइल जो आती हैं उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। एरो 3 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस चीज़ में देखा जाए, अगर हम रॉकेट की बात करें, रॉकेट की खुद की रेंज बहुत कम होती है, वो 150 से 300 किलोमीटर दूर में चलते हैं। और अगर हम ईरान और इजराइल के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये 1000 से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये जो छोटे छोटे रॉकेट दागे गए हैं वो ईरान से नहीं दागे गए, कहीं और से दागे गए हैं। और जब आयरन डोम उसमें बिजी था, उसको काउंटर करने में बिजी था, उसी समय बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं जो कि अपने टारगेट में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। बिल्कुल, ये एक चालाक रणनीति नजर आती है ईरान की, और ईरान जो कि पिछले लंबे समय से इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता रहा है और दोनों एक दूसरे को नक्शे से मिटाने की अब जब धमकी दे रहे हैं त्रिपाठी साहब, तो इस धमकी को दुनिया को कितना गंभीरता से लेना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि लिमिटेड वॉर हो सकता है, क्या वाकई लिमिटेड वॉर ही रहेगा? कहीं ये अगर आगे बढ़ा तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए चंदन, ऐसा होता है कि किसी भी आजकल के युद्ध में, किसी भी वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप जो करते हैं उसके बारे में आप बढ़ चढ़ के बताते हैं, आप धमकी देते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या दूसरी तरह से आप ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरा ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूक्रेन में देखिए, नेटो हमेशा ये कहता रहा है कि रूस अभी परमाणु बम छोड़ सकता है, ये कर सकता है। हम लौट अपने खास मेहमानों के पास। इस बीच 2 बड़ी तस्वीरें देखिए आप, जो कमांडर्स बैठे हुए थे जब ये लाइव अटैक हो रहा था, जिस वक्त ये हमला हो रहा था इजराइल के ऊपर, तो ईरान में जो बैठे कमांडर्स हैं इस पूरे मिशन को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। और दूसरी बड़ी तस्वीर उस समय की जब इजराइल पर एक के बाद एक ये बड़े हमले मिसाइल से, सुपरसोनिक मिसाइल से दागे गए हैं, और जिसको इजराइल दावा कर रहा है कि जो हमारे आयरन डोम सिस्टम्स हैं उसने नस्ते नाबूद किया। इस बीच इन तस्वीरों पर हम रिएक्शन लेंगे। अनुराग शुक्ला, कमांडर्स इस पूरे मिशन को, इस पूरे ऑपरेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे थे, एक लंबे वक्त से स्ट्रैटेजिकली इसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग रही होगी। डेफिनेटली ये जो फोटो है ये आज सोशल मीडिया के तहत अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फोटोग्राफ है और आपको ये प्रस्तुत करता है कि हमारे लीडर्स एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस वॉर में, वो उनके साथ खड़े हैं और वो इस पूरी घटना को खुद अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उसके जो कमांडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल में मिसाइलें गिर रही हैं। देवनाथ साहब, कहीं ना कहीं ये छवि डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से इस्माइल हानिया को तेहरान में मार गिराया गया था इजराइल की ओर से, ऐसे में छवि बहुत तार तार हुई थी कि अपने यहाँ अपने मेहमान को नहीं बचा पाया था रिवोल्यूशनरी गार्ड। जी हाँ, आयतोल्ला खोमेनी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि वो बदला लें। जब से पेजेश्कियन वहाँ पर आए हैं, पेजेश्कियन ने भी कोशिश की है कि किसी तरह से बदला लेने की जो कार्रवाई है उसको इस तरह से अंजाम दिया जाए कि बदला भी ले लें और युद्ध जो है उसके बाद और भीषण ना हो। तो मेरे ख्याल से जो आप छवि देख रहे हैं ये एक कोशिश है जो शिया समुदाय के लोग हैं पूरे दुनिया में, उनको ये बताने की ईरान अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में जो एक एंटी अमेरिका लहर चालू हुई
हुई है। ईरान अभी भी दुरुस्त तरीके से मजबूती से एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल के रास्ते पे चल रहा है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसमें वो दो धड़े में बटा हुआ है। ईरान के ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, धनाढ्य हैं, वो अभी भी पश्चिमी देशों के साथ रहना चाहते हैं। ये सिर्फ रूढ़िवादी जो लोग हैं ईरान के, जो कि गांव में हैं, कस्बे में हैं, रिलीजियस माइंडेड है, सिर्फ बिल्कुल हम वही। लौट रहे हैं आपके पास। जी न्यूज़।